हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का जो 5 मार्च दैनिक दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का जो न्यूज़ था, 6 या 7 न्यूज़ है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। और इसमें जो बिहार मेंस लिखने वाले होंगे उनके लिए एक मेंस का भी क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा था, इसलिए मैंने प्री कम मेंस दोनों दृष्टिकोण से इसको डिजाइन किया है और उम्मीद करूंगा कि आप सबको पहले से लाभ मिल ही रहा है और कंटिन्यू वीडियो मिलेगा और आप इसका लाभ लेकर अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। आज का जो न्यूज़ है, इन्फ्लुएंजा ए, पहला न्यूज़ था आपका इन्फ्लुएंजा ए। तो थोड़ा सा आपको इससे साइंस के बारे में, जनरल साइंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायरस से रिलेटेड डिजीज है। दूसरा, कसेरुआ खेराटीला, यह भी चर्चा में था। कसेरुआ खेराटीला कहाँ है, क्यों चर्चा में था, दूसरा न्यूज़ था। तीसरा था बिहार के प्रवासी कामगार। तो बिहार के जीएस के दृष्टिकोण से जो मेंस लिखने वाले होंगे या इंटरव्यू देने होंगे तो उनको यह पूछा जा सकता है, इसलिए मेंस का ही मैंने क्वेश्चन बनाया जो बिहार जीएस पेपर 2 के दृष्टिकोण से उपयोगी है। मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, बिहार श्रम प्रधान राज्य होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर पाया, ये हमारा है, ये स्टेटमेंट है। इस कथन को ध्यान में रखकर बिहार के प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं एवं समाधान बताइए। 38 अंक का क्वेश्चन है, ये 38 नंबर का है। क्वेश्चन फिर से सुन लिया जाए। बिहार के प्रवासी कामगार, क्योंकि चर्चा में है, तमिलनाडु का न्यूज है, कुछ उनके साथ समस्या आ गई है तो सरकार काफी सक्रिय, दोनों स्टेट की सरकार काफी सक्रिय है। तो मेरा फिर से क्वेश्चन सुना जाए, बिहार श्रम प्रधान राज्य होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर पाया, इस कथन को ध्यान में रखकर बिहार के प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं एवं समाधान बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, आप अभ्यास करते चलेंगे। यह भी था। उसके बाद एक और न्यूज है आपका चौथा, स्वस्थ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, यह भी आपका न्यूज था। बिहार दिवस समारोह, ये आपको संस्करण में नहीं है, लेकिन बिहार का जो सहारा पेपर निकलती है बिहार से, वहां था कि इसका बिहार दिवस जो 22 मार्च को मनाए जाएंगे, जल दिवस के दिन, तो इस बार त्रिदिवसीय होगा, उसका थीम क्या था, यह क्वेश्चन हो सकता है प्री के दृष्टिकोण से, इसलिए मैंने इसको लिखा। एक न्यूज है, G20 के जो वरीय नेतागण है या अधिकारी है, उनको कॉर्बेट नेशनल पार्क में मतलब डे सफारी कराया जाएगा। तो यह जो पार्क है, यह न्यूज यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के दृष्टिकोण, वनडे के लिए तो वनडे पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड कौन से ऑथराइज है, कैसे क्या काम करती है, कौन कौन से जीव जंतु के लिए ये फेमस है। तो आप यूपीएससी देने वाले सारे स्टूडेंट के लिए आदेश है, कृपया कि मैप पे जाएं, कौन से रिवर के आसपास में है। ध्यान रखने वाला जो यहाँ पे इस पे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया जा सकता है कि राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है वह किस किस क्षेत्र में है, सबसे अधिक किस राज्य में है, और वह नेशनल पार्क किस नदी के साइड्स पे है, लोकेशन क्या है, उसका जो स्पेसीज है, उसका विशेष पहचान किस कारण से है। तो आप इस चैप्टर को तैयार कर लें, यह नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप यूपीएससी प्री जो देने जा रहे हैं 28 मई को, उनके लिए चैप्टर, हाँ नहीं, इससे नहीं, कोई जरूरी नहीं, यह इससे क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन फिर भी आपको इससे रिलेटेड आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी या ज्योग्राफी के चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा, ये क्वेश्चन नहीं होगा। अन्य जो अभ्यारण्य है या नेशनल पार्क है या डाइवर्सिटी क्षेत्र है, उसको आप देख लेंगे तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। एक है अगला जो आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का बैठक, ठीक है। तो यह पीटी कमेंस दोनों के दृष्टिकोण से उपयोगी है। हम आपको जब यहाँ आएंगे तो एक मेंस का क्वेश्चन भी हम आपको देंगे, आप उसको प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। यह मेंस का भी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यह आपका मेंस का भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है कि मेंस का आप डेली अगर इस तरीके से एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, 2-3 क्वेश्चन का अभ्यास करते जाएंगे तो निश्चित है कि आपके लिए उपयोगी होगा। बात समझ आ रहा होगा। अब अभी टोटल डाटा जितना भी है 2021 का डाटा है, 21 में मतलब 5
आप टोटल देख लेंगे, वो तथ्यात्मक डाटा स्टेट के दृष्टिकोण से है। लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन क्या हो सकता है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको मैं एक काम और सोचा हूं कि इस जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं मैं बताते चलूंगा आपको कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार से, और यूपी पीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वन डे तो आपके साथ साथ इससे कंटेंट से होते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आते हम लोग पहला न्यूज पर। हमारा पहला न्यूज है इन्फ्लुएंजा ए, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ए अभी देखे होंगे, थोड़ा सबको से आदेश है कि आप लोग क्या करें कि थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि अभी फेस्टिवल का भी मौसम है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। इन्फ्लुएंजा का चर्चा है, हाँ, तो सैलास्मिक ज्वर, इसे हिंदी में सैलास्मिक ज्वर कहते हैं। पहला इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड, इसे हिंदी में सैलास्मिक ज्वर कहते हैं। यह भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है। इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरस से होने वाला डिजीज है, पहला, यह ध्यान रखना है। दूसरा इन्फ्लुएंजा ए, अभी जो चर्चा था इसी का चर्चा था, इन्फ्लुएंजा ए, ये सब वेरिएंट H3N2 वायरस है। इन्फ्लुएंजा ए क्या है, इस सब म्यूटेशन कर रहा है, यह क्या है, जैसे म्यूटेशन कर रहा है, वही इन्फ्लुएंजा ए सब वेरिएंट H3N2 वायरस है, जो अभी भारतीयों को परेशान कर रहा है। भारतीयों को परेशान करने का मतलब 2-3 महीने से सभी लोग परेशानी में हैं, तो आप कृपया सतर्क रहें। जहां अगर मान लेंगे कि ऐसा फीवर आ रहा है, उल्टी होने की संभावना लग रही है, कमजोरी, सर दर्द, तो आप थोड़ा सा हाथ का साफ सफाई रखना जरूरी है। और जुकाम हो रहा है तो आप मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज छोटी छोटी आपको हिदायत बरतने की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरा लाइन, तीसरा जो इसमें काम का जो आपको मैंने जोड़ा है, ऐड किया है, वायरस से होने वाले बीमारियां। वायरस से होने वाली बीमारियों में कौन कौन आते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, हमने लिख दिया है, अच्छा से आप नोट करते चलेंगे। रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, छोटी माता, डेंगू ज्वर, ये सभी जो है आपको वायरस से होने वाले बीमारी है। अब देखिए, नॉलेज एक इन्फ्लुएंजा था, लेकिन अगर आप इसको इतना भी अगर डाटा आपके पास होगा तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी साबित हो जाएंगे। तो बस आप इतना पहले अभी याद रखें, बाकी जो शेष होता है आप क्या करेंगे कि जो आपके पास साइंस, जनरल साइंस की पुस्तक है, एनसीईआरटी या कोई भी मानक एक पुस्तक जो आप पढ़ रहे होंगे उसी को बार बार आप देखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो हमारा न्यूज था, न्यूज नंबर 2, कसेरुआ खेराटीला, तो पूछा जाएगा कि हाल ही में कसेरुआ खेराटीला न्यूज में या समाचार में थी। यूपीएससी ऐसे पूछता है कोई भी प्लेस, क्यों, इंटरनेशनल प्लेस, नेशनल प्लेस, जैसे यूक्रेन समस्या में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लेस न्यूज में थे, तो आपसे पूछ दिया जाएगा यूपीएससी के स्टूडेंट से कि अमुक समाचार में यह प्लेस है, यह घटना चर्चा में थी, तो क्यों थी, यह ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। तो एक छोटा सा भारत का ऐतिहासिक पुरातात्विक स्रोत है कसेरुआ खेराटीला, यह जो है हरियाणा के पलवल में है। अभी क्या हुआ है, पुरातात्विक साइट्स है, यहाँ उत्खनन से पुरातत्ववेताओं को, आर्कियोलॉजिस्ट को महाभारत कालीन साक्ष्य और गुप्ता पीरियड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, कसेरुआ खेराटीला, ध्यान रखना है कि कसेरुआ खेराटीला पूछ दे कि कहाँ से है, तो हरियाणा में ऐतिहासिक प्लेस है। यह आपको ध्यान, महाभारत काल का साक्ष्य दे रहा है, तो बहुत पीछे का आपको 900 से 800 बीसी का टाइम पीरियड जाता है महाभारत, और महाभारत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं ऐतिहासिक और पुरातात्विक दोनों दृष्टिकोण से। तो आप इस न्यूज को इस डायमेंशन में याद रखने की आवश्यकता है, बात समझ आ रहा होगा। तीसरा जो हमारा न्यूज है, तीसरा न्यूज था कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में सीधा आपको यूपीएससी वाले के लिए मैं दूसरा डायमेंशन बता रहा हूं। यह पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। न्यूज इसलिए था कि यहाँ G20 जो हमारे अतिथि आए हुए हैं, उन अतिथियों को इस नेशनल पार्क में डे सफारी करवाया जाएगा, घुमाया जाएगा, इसलिए यह न्यूज में था। एक छोटा सा न्यूज गैलरी थी। अब आपको एक यूपीएससी स्टूडेंट के लिए मेरा आदेश है कि आप क्या करें कि भारत में जितने भी नेशनल पार्क है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है या वन जीव अभ्यारण्य है या समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, सभी को क्या करें कि एक पेज पर कलेक्ट करें। वहां पे जाके आप क्या देंगे कि स्टेट कौन सा है पहला,
दूसरा दूसरा आपको यूपीएससी वाले स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए कि रिवर कौन सा है, किस रिवर के क्षेत्र में है। तीसरा कि सरकार इस क्षेत्र को किस प्रकार से संरक्षित कर रही है, तीसरा लाइन। चौथा आप काम कर लेंगे इसके लिए कि कौन कौन से जीव जंतु के लिए यह एरिया फेमस है, क्योंकि यह आपको यह देखेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, और इसे सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी प्रयास जारी हो रहे हैं। अगर वैश्विक रूल रेगुलेशन और गाइडलाइन है इससे रिलेटेड तो आप उसे भी एक पेज पर करेक्ट कर लें, और निश्चित मैं उम्मीद करूंगा कि यूपीएससी में यहां से 1 से 2 प्रश्न आपको सीधा सीधा फंस जाएगा, तो आपको साथ में मेहनत करने की आवश्यकता है। ये है, तो हमने लिखा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये अभी जो न्यूज में उतना ही समझा जाए। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, हाँ, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। एक लाइन यह आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वर्तमान में 104 राष्ट्रीय उद्यान है। ये डाटा थोड़ा देखना हुआ तो अब 4 से 6 हो गया है, तो देख लीजिएगा एक डाटा। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 551 से बढ़ के 566 हो गया है। तो थोड़ा डाटा आप इस सब डाटा पूछेगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान, मैं आपको 566 समुद्री संरक्षित क्षेत्र, समुद्री संरक्षित क्षेत्र 5 आपको 31 है। मैं बायोस्फीयर 18, ये सब जो मैं लिखा हूं डाटा आपको इससे कोई मतलब नहीं है, यह काम का कोई डाटा नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि यूनेस्को को और मान्यता दे रहा है तो डायरेक्ट यूनेस्को से दिए गए मान्यता पे वनडे का एग्जाम पूछ सकता है, यूपीपीसीएस पूछ सकता है, लेकिन यूपीएससी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन पे अंतर जाके काम करने की आवश्यकता है, तब जाके आप क्वेश्चन को हैंडल करें। बस इतना आपको। तीसरा नंबर आपका करंट अफेयर्स था। अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर करंट की तरफ। हमारा जो चौथा न्यूज था स्वच्छ सुजल शक्ति अभियान। तो स्वच्छ सुजल शक्ति अभियान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो हमारा न्यूज है, इसको कैसे याद रखा जाए, ये आपसे मेरा प्रश्न है। तो इसमें 3-4 टर्मिनोलॉजी और भी मिले हैं। पहला था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, SBMG। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण याद रखना है। इसमें याद रखने वाला जो काम है आपका कि शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ, जिसका उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक देश को ODF घोषित करना, यह आपको याद रखना चाहिए। दूसरा था उसमें जल जीवन मिशन, JGM का भी चर्चा है, तो यह याद रखना है कि 15 अगस्त 2019 को माननीय प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा किया था कि 2024 तक देश के सभी घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। तो याद रखना है जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुआ है, जिसका लक्ष्य था कि 2024 तक संपूर्ण देशवासियों के घर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। यह दूसरा। तीसरा आपको याद रखना है कि 22 मार्च को हमने लिंक किया इसमें कि 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखना है। अब आते हैं कि जो सम्मान दिया गया है तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। ठीक है, ये आपका टाइटल था। यह शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जल शक्ति अभियान पूछ देगा कि कैच द रेन क्या है, तो जल शक्ति अभियान है। इसी अभियान के समय में आपको राष्ट्रपति महोदया ने क्या की है कि आपको बबीता गुप्ता जो मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है, उन्हें आपको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया है। या देश के ऐसे देखेंगे तो संपूर्ण 36 महिलाओं को यह प्राप्त हुआ है संपूर्ण देश में। अगला जो लाइन था कि इसी कार्यक्रम में, कैच द रेन कार्यक्रम में ही क्या हुआ है कि जो आपके जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक नया अभियान, जल शक्ति अभियान के तहत एक नया अभियान शुरू किया है, बारिश को थाम लो। बारिश को थाम लो, तो पूछेगा कि बारिश को थाम लो नया अभियान क्यों शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, तो याद रखना है 4 मार्च 2023। ठीक है, बारिश को थाम लो जल शक्ति अभियान के तहत बारिश को थाम लो 4 मार्च 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा शुरू किया गया। तो ये इतना डाटा आपको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से रिलेटेड जुड़ा हुआ था। अगला न्यूज है, ये राष्ट्रीय संस्करण में नहीं था लेकिन बिहार के न्यूज़पेपर में था, इसलिए इसको भी जान लेना चाहिए। न्यूज था बिहार दिवस। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। तो बिहार के जो
बीपीएससी देने जाएंगे उनके लिए भी उपयोगी हो जाएगा आने वाला टाइम में। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपको याद रखना है। इसी दिन जल दिवस भी मनाया जाता है। इस वर्ष क्या होगा, 22 से 24 मार्च तक त्रिदिवसीय यह मनाया जाएगा, 3 दिवसीय के रूप में मनाया जाएगा। और इसका जो थीम है 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 2 का है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसका थीम है 7 निश्चय 2 का युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब यहाँ आ गया है 7 निश्चय 2, तो क्या आपके, मेरा प्रश्न है कि 7 निश्चय 1 आपको याद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 7 निश्चय 1 का सारा सेगमेंट याद होना चाहिए और 7 निश्चय 2 का सारा सेगमेंट याद होना चाहिए। तो हमने लिखा है 7 निश्चय 1 पहली बार, तो इसे बिहार सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। और इसके 7 कौन कौन से मुद्दे थे मैंने लिख दिया है। पहला है आर्थिक हल युवाओं के बल, दूसरा आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर बिजली लगातार, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा घर तक पक्की गली नालियां, छठा शौचालय निर्माण घर का सम्मान, सातवां अफसर पढ़े आगे बढ़े। यह 7 था। आपको 7 निश्चय 1 का जो शीर्षक था इसे याद रखेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं कि इसका क्या फायदा हो रहा है, एस्से में भी चल सकता है, वहां भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आया 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 2 तो 21 में 2021 में शुरू की गई थी। लाइन इसको लिख लीजिएगा, 2021 में शुरू की गई 7 निश्चय 2 बिहार सरकार ने 2021 में शुरू की। एक लाइन छूट गया था, तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब 7 में 7 कौन कौन से, 2021 में शुरू की गई थी। इसमें 7 मूल बातें क्या है इसको याद रखिएगा। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यही आपका थीम है इस बार बिहार दिवस का। पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, यह भी है आपका। घ में हो गया स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, फिर पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा कनेक्टिविटी होगी और आसान, कनेक्टिविटी होगी और आसान, सातवां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। यह 7 आपको क्या करना चाहिए, इसी डायमेंशन में आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बिहार दिवस जो भी बिहार देने जाएंगे तो उसका थीम याद रख लीजिए। पहला 7 निश्चय 1 का सारा डाटा याद रखना चाहिए और 7 निश्चय 2 का सारा डाटा याद रख लेंगे तो यहां से किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। हमारा अगला न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज है, तो IRPH पे जो न्यूज मिला है, जो आपके काम का दृष्टिकोण से है, कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 52वां सत्र ये था। और इसी से रिलेटेड मैंने न्यूज को लिखा भी है कि इस सत्र में भारत के अस्थायी मिशन के प्रथम सचिव है सीमा पूजानी। ठीक है, तो याद रखना है सीमा पूजानी, यह भी स्टेट के या वनडे के दृष्टिकोण से काफी संयुक्त राष्ट्र संघ रिलेटेड कई क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, यूपी में भी पूछा जाता है। पूछ दे कि सीमा पूजानी कौन है, तो बताना है कि भारत के अस्थायी मिशन के प्रथम सचिव है ये सीमा पूजानी। इन्होंने कहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सत्र चल रहा था, इस सत्र में इस्लामिक देशों ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं और उन्हें खारिज करने का काम सीमा पूजानी ने किया है कि यह हमारा मतलब जम्मू कश्मीर संघराज क्षेत्र है, ठीक है, यूटी है, इंडियन टेरिटरी है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यह न्यूज था, इससे भी न्यूज बनने की पूरी संभावना होती है। अब इसमें आया कि मानवाधिकार आयोग, ठीक है, मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो पहले बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि यह क्यों बनाया गया। तो पहले बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, इसको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में के अधीन अधीन 20 मानवाधिकार सुरक्षा करने का काम करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ संगठन है। दूसरा कि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ठीक है, दूसरा। तीसरा कि इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी। 3 डाटा आप इसको याद रखिएगा। चौथा क्या है कि 2006 लिखा हुआ है, मानवाधिकार परिषद ने अच्छे तरीके से काम करने की शुरू किया। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मानवाधिकार के इशू होते हैं इसमें चर्चा होता है और चर्चा होने के बाद विश्व के देशों को यह बताया जाता है
कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह इतना डाटा आप याद रखेंगे, सिर्फ आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ही ध्यान रखना चाहिए। इस पर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद या मानवाधिकार से रिलेटेड या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पर मुख्य परीक्षा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उसको मैं क्वेश्चन लिख दूंगा अभी, आप उसको क्या करेंगे कि अभ्यास करने का काम करेंगे। अब आया कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है। यहाँ भी वनडे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो 10 दिसंबर को याद रखिएगा। फिर आता है कि भारत में मानवाधिकार, तो यहाँ लिखा हुआ है कि 28 सितंबर 1993 को भारत में मानवाधिकार कानून को अमल में लाया गया। तो यह भी डाटा 28 सितंबर 1993 में ही क्या हुआ कि मानवाधिकार कानून को हम लोगों ने अमल में लाने का काम किया। और उसी समय 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करने का काम किया। तो इसके साथ साथ एक और लाइन लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रथम रंगनाथ मिश्र थे और वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यह इतना डाटा आप याद रखने का काम करेंगे। एक आप लोगों के लिए मुख्य परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उसको अभ्यास करने का काम करेंगे। मैं लिख रहा हूं, देखिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं रह गया है, इस कथन के पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क दे। ये क्वेश्चन है, इसे लिंक करके संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैं एक सीधा सीधा आपको अभ्यास कराने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने लिखा है और उम्मीद करूंगा कि इसका अभ्यास आप लोग कर रहे होंगे। प्रत्येक दिन मैं पीटी कमेंट्स दोनों क्वेश्चन करा रहा हूं और लास्ट में क्या होगा कि आपको मैंने एक नंबर भी दिया था कि अगर जिन्हें लगता है कि मुझे सर से सहयोग लेना चाहिए तो आप क्या करें कि उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9818438352। आप अपना आंसर आप इस पर सबमिट कर सकते हैं, इस नंबर पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। मैं आपको फीडबैक जरूर दूंगा और जो आपके लिए मेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और आप सब एक सहयोग करें मुझे कि मेरे मैं जो वीडियो बना रहा हूं अगर आपको लाभ दे रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें और अपने मित्रों से जो स्टडी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें बताएं कि आप इसका फायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और पूरा सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर का टीम आपके साथ बना हुआ है और आप क्या करें कि स्टडी के साथ साथ आने वाला जो त्यौहार है उसे हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।